रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में हम लोगों ने लगभग आधे लेसन का रिवीजन कर लिया था और रिवीजन की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर इसका मैंने जो रिवीजन करवाया उसको आप लोग जाके देखें। इस वीडियो के मैं लिंक दे दूंगा नीचे, तो आप लोग लिंक पे जाके और इसका पहले वाला पार्ट फर्स्ट जो है वो आप लोग देख लें। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ करते हैं कि मैं गिर गया तो क्या हुआ, मैं गिर गया तो क्या हुआ, आखिर गिरता वही जो चलता है, आखिर गिरता वही जो चलता है। बस अब शायद ये करना है, उठकर फिर से चलना है। तो कभी भी आप लोग पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो और आप लोगों ने टेस्ट दिया और टेस्ट के अंदर नंबर नहीं आए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वही बात है, मैं गिर गया तो क्या हुआ, मैं गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, गिरता वही जो चलता है। बस अब यही करना है, उठकर फिर से चलना है। और लगातार इसी मोटिवेशनल के साथ आज के हम वीडियो का जो है रिवीजन देख लेते हैं। हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया था, मेटल पढ़ ली थी, धातुएं क्या होती है भाई। धातुएं वे पदार्थ जो जनरली कठोर होते हैं, सामान्यतः कठोर होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक कुछ पाए जाते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे डिटेल से पढ़ लिया था। मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे बेटा Ag क्या है, सर्वाधिक सुचालक धातु है, मतलब सबसे अधिक विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। सेकंड नंबर पे क्या है, Au है। और इसके एब्सेशंस के अंदर, अपवाद के अंदर मैं आप लोग को बता दूं कि अपवाद के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था कि धातुएं जनरली कठोर होती है, सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन दो धातुएं आप लोग की तीन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये क्या है, अर्ध ठोस अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अर्ध ठोस अवस्था में, मतलब एज ए पनीर जैसी पाई जाती है ना, पनीर की चिप्स जैसी पाई जाती है। इन्हें चाकू से आप लोग आसानी से काट सकते हो। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम दो मेटल थी आप लोग की, एक थी आप लोग की गैलियम और दूसरी थी आप लोग की सीजियम। गैलियम और सीजियम ये हथेली पे आसानी से पिघल जाती है, ठीक है। Ga और Cs ये प्रतीक सूत्र है इनके, ये आसानी से पिघल जाती है। तो ये एब्सेशंस आप लोग को अच्छी तरीके से याद रखना। ऊष्मा की चालक मेटल्स कौन कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने, ऊष्मा की चालक जिसमें जो जल्दी गर्म हो जाती है, ऊष्मा पाकर गर्म हो जाती है, वो हम लोगों ने एक तो कॉपर पढ़ा था और एक हम लोगों ने चांदी पढ़ी थी। ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। धातु जनरली क्या होती है, वे पदार्थ जिनमें आघातवर्धनता, सुचालकता और तन्यता का गुण पाया जाता है, सामान्यतः जनरली कठोर होती है। ये हमारी प्रॉपर्टीज थी, धातुओं की प्रॉपर्टीज थी ना। तो हम लोग और अगर धातुओं की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो धातुएं जनरली क्या होती है कि धातुएं जनरली कठोर होती है, लेकिन हम लोग मेटल्स की बात करते हैं कि जैसे गैलियम और सीजियम आसानी से हथेली पे पिघल जाने वाली मेटल्स होती है। उसके अलावा एक मेटल्स और है जिसे हम लोग कहेंगे Hg कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली मेटल है। हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोग फास्ट इसका रिवीजन देखेंगे और बाद में आगे आप लोगों ने अगर पिछली क्लास में आप लोग पिछले पार्ट नंबर फर्स्ट में आप लोग इसका डिटेल से देख ले, उधर मैंने समझाते हुए अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ा है। तो यहाँ से अब मैं यहाँ पे देखता हूँ अधातुएं जनरली क्या होती है। अधातुएं बेटा जनरली या तो होती है, सामान्यतः अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, और या गैसें सारी की सारी जितनी भी गैसें हैं वो हमारी अधातुएं। लेकिन हम लोगों ने फिर से पढ़ा है अधातुएं क्या होती है जिसमें आघातवर्धनता का गुण नहीं पाया जाए, सुचालकता का गुण नहीं पाया जाए, तन्यता का गुण नहीं पाया जाए। ये सारी की सारी जो है नॉन मेटल कहलाती है। और नॉन मेटल में हम लोगों ने एक अपवाद पढ़ा था, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, जिसका मतलब है ग्रेफाइट अधातु है। और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत धारा का क्या है, गुड कंडक्टर है, मतलब विद्युत धारा का चलन करता है। तो ये आप लोग का एब्सेशंस के अंदर है, अपवाद के अंदर है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि अधातुएं सामान्य या तो कठोर होती है और या फिर गैसीय अवस्था में पाई जाती है।
लेकिन ये ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये अधातु है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि द्रव अधातु कौन सी है तो आप लोग कहोगे कौन सी है, ब्रोमीन है। उसके अलावा अधातुओं में क्या है कि चमक कम पाई जाती है, धातुओं में चमक अत्यधिक पाई जाती है, क्योंकि ध्वनि धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। मीन्स धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, मतलब धातुएं चमकीली होती है। आप लोग धूप में किसी भी मेटल को रखते हो, जैसे आप लोग की कोई भी कप या प्लेट जो कि स्टील का बना हुआ है, आप लोग अगर उसको रखोगे धूप में तो वो आप लोग को एक चमक देगा। इसी प्रकार हम लोग कहेंगे अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन आप लोग देखोगे आयोडीन सर्वाधिक चमकीला तत्व है, तो आप लोग को याद रखना है, आयोडीन याद रखना है, ग्रेफाइट याद रखना है। उसके अलावा अधातु विद्युत की, ग्रेफाइट आप लोगों ने सुचालकता के नाम से याद रख ली, मतलब अधातु जो सुचालक है। जनरली अधातु विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होती है। उसके अलावा ब्रोमीन याद रख ली और आयोडीन याद रख ली। साथ में आप लोग डायमंड को भी याद रख सकते हो, हीरे को, क्योंकि हीरे का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, धातुओं में, कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जिसका मतलब अधातुओं की कम होनी चाहिए। लेकिन अधातु में आप लोग का कार्बन का जो अपर रूप है, सर्वाधिक शुद्ध अपर रूप है, जिसे हम लोग डायमंड कहते हैं, हीरा कहते हैं, ये हीरा सर्वाधिक चमकीला होता है और ये चमकीला है। तो यहाँ पे आप लोग का, और अत्यधिक, ये भी कह सकते हो कि पूरी हमारी पूरी प्रकृति का अत्यधिक कठोर जो है वो तत्व, अब तक का कठोर ज्ञात कठोर योगी का आप लोग का जो है वो आप लोग का डायमंड है। आगे हम लोग पढ़ रहे थे इसके अंदर कि भाई धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए थे। धातुओं के दहन में हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि धातुएं दहन करके क्या बनाती है, तो बेटा ये धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, आप लोग उधर जाके देख लो, मैं फास्ट रिवीजन दे देता हूँ इसका। धातु ऑक्साइड बनाती है। फिर हम लोगों ने उभयधर्मी ऑक्साइड में पढ़ा था ZnO और Al2O3 हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। उसके बाद में जल के साथ अभिक्रिया करके आप लोग की K और Na जो होती है जनरली वो आप लोग के क्षार देती है। जैसे K KOH दे दिया, NaOH दे दिया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वायु के साथ अभिक्रिया करती है, धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया कर लेती है। और साथ में धातुओं के अम्लों के साथ भी अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी। और धातु और अधातु के हम लोगों ने आपस में अभिक्रिया पढ़ी थी, जैसे Na+ और Cl- हम लोगों ने पढ़ा था, और यहाँ पे आप लोग का NaCl बन गया था। इस प्रकार के हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी थी। धातुएं जनरली वायु के साथ अभिक्रिया करके, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा, ठीक है, और साथ में अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करती है। धातुओं में हम लोगों ने लेसन नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा था, Zn जैसे HCl के साथ अभिक्रिया कराओ तो यहाँ पे ZnCl2 लवण बन जाएगा और साथ में जल बन जाएगा। ठीक है, और अगला देखें हम लोग, तो हम लोगों ने आयनिक यौगिक बनाना सिखाया था। और आयनिक यौगिकों में सबसे पहले बात करी थी इनकी कठोरता के बारे में, कि आयनिक यौगिक जो है कठोर क्यों होते हैं, कि आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बंध पाया जाता है। और इनके गलनांक और क्वथनांक भी इसी कारण उच्च होते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिकों के मध्य, अगर देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के यहीं से चांसेस है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। आप लोग सिंपल सा आंसर दोगे कि आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बंध पाए जाते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक टेम्परेचर या अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। और हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च। उसके बाद में हम लोगों ने विलयता पढ़ी थी। विलयता में हम लोगों ने कहा था जल में ये अघुलनशील है, लेकिन जो कार्बनिक विलायक है जैसे आप लोग पेट्रोल डीजल वगैरह, इनमें क्या है, ये घुलनशील है। फिर चालकता देखी थी, ये ठोस अवस्था में क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ये आप लोग की गलित अवस्था में विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं। साथ में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, और सक्रियता श्रेणी बिल्कुल बच्चों को बहुत सारी, ये देखो ये लेसन एक अच्छा मेथड वाला लेसन है और अच्छा लेसन है। अगर बच्चे इसको बार बार 1-2 बार अगर आप लोग इस रिवीजन को मारोगे ना, तब जाके इनकी चीज़ें आप लोग को समझ में आएगी। ठीक है, बच्चे खुद से इसका रिवीजन मारे तो शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा उनको मुश्किल होगा, क्योंकि ये हम लोगों की एक तरीके से मॉडर्न चीज़ें आ जाती है, जिन एलिमेंटों के बारे में हम लोग को ज्ञान होना ही चाहिए कि एलिमेंट कौन से एलिमेंट की क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज है, इस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। अब देखो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब जो है कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, हालांकि मैं बता दूंगा कि मैंने आप लोगों से कह दिया, ये लो Zn की अभिक्रिया आप लोग जो करवा दो वो आप लोग का CuCl2 के साथ करवा दो, तो ये अभिक्रिया आप लोग की संभव होके यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा और प्लस का Cu बन जाएगा।
लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि CuCl2 की अभिक्रिया यदि आप लोग, ठीक है, अलग से एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं ZnCl2 ले लेता हूँ, ले लो, मैंने कह दिया ZnCl2 की अभिक्रिया यदि आप लोग Cu के साथ करवाओगे तो आप कहोगे सर नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों ये रिएक्शन संभव नहीं है, क्यों ऊपर वाली रिएक्शन संभव नहीं है? तो ये डिपेंड करता है इनकी क्रियाशीलता पर। मतलब ये जो आप लोग का Zn है, जिंक है, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील आते हैं, कॉपर पे आक्रमण कर देता है। लेकिन यहाँ पे देखो तो बेटा ये जिंक है, अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम है, तो कॉपर इसको तोड़ नहीं पाता है। इस चीज़ का रीजन हम लोग सक्रियता श्रेणी में जानने वाले हैं, क्योंकि सक्रियता श्रेणी हमें बताएगी इस चीज़ का रीजन। और सक्रियता श्रेणी को याद करने का ये आप लोगों का सक्रियता श्रेणी, यदि आप लोग 12th साइंस पढ़ लो, उसके बाद में BSc MSc कर लो, वहाँ तक काम आने वाली चीज़ है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ एक अच्छी ट्रिक के माध्यम से इसको याद किया जाए। आप लोग को ट्रिक मैं बोलता हूँ और याद करवाता हूँ। ट्रिक आप लोगों की है, पहली काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगी, फीके पकाता है। अब भाई अगर कोई माली की बुराई करेगा तो माली क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। माली ने कहा कौन है भाई मेरी बुराई करने वाला, कौन है? और इसने कहा, माली ने कहा आगे आ जाओ, आगे आओ। और माली ने क्या कर दिया, उसको पीट दिया, पीटा, पीटूंगा, कौन है आगे आओ, पीटूंगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन है, वैसे आप लोग याद रखो तो रख लो। तो यहाँ पे आप लोग की ट्रिक है काशीनाथ का माली, दोबारा से सुने, 2-4 बार रिपीट करें, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, माली ने कहा कौन है आगे आओ, पीटूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग को एलिमेंट, ये आप लोग की एलिमेंट याद रखने की। तो काशी का मतलब के, पोटेशियम, फिर नाथ का मतलब Na, सोडियम, ठीक है, का Ca, कैल्शियम का, ठीक है, माली Mg, आलू Al, एल्यूमिनियम जरा Zn, ठीक है, फीके Fe, पकाता है यहाँ पे Pb, ठीक है, Pb, और हैक को यहाँ पे लिखोगे H, हाइड्रोजन। फिर उसने कहा कौन है, कॉपर, है से यहाँ पे निकल के Hg, आगे से निकल के आएगा Ag, ठीक है, आओ से Au निकल के आएगा, और साथ में आप लोग लिखो तो PTO लिख लेना। वैसे ऑप्शनल है, आप लोग की बुक्स में नहीं है, लेकिन आगे हम लोग 12th वाली बुक्स में ये पढ़ते हैं, तो आप लोग पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो सर्वाधिक क्रियाशील है आप लोग का कौन सा, के पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में मैं लिख देता हूँ येलो, आप लोग का ये पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील है। पोटेशियम के बाद में सेकंड नंबर आता है आप लोग का सोडियम का। सेकंड नंबर किसका आता है, सोडियम। सोडियम पोटेशियम से थोड़ा कम क्रियाशील है। उसके बाद में नंबर आता है आप लोग का कैल्शियम का, ये आप लोग का कैल्शियम का नंबर आ गया। और कैल्शियम के बाद में आप लोग का आता है, वो आता है आप लोग का मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बाद में नंबर आता है आप लोग का एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम का आता है। और एल्यूमिनियम के बाद में आप लोग का जो नंबर आता है वो आता है आप लोग का जिंक का। जिंक के बाद में जो होता है वो आप लोग का आयरन बोल दो, आयरन का है या फेरस का है। उसके बाद में यहाँ पे पीबी, जिसे आप लोग कहते हो लेड, लेड धातु बोलते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो आता है ये आप लोग का हाइड्रोजन आता है। ध्यान रखिए हाइड्रोजन मेटल नहीं है, अधातु है। उसके बाद में नंबर आता है आप लोग का कॉपर का, ठीक है, ये आप लोग का कॉपर का नंबर आ गया। कॉपर के बाद में नंबर आता है आप लोग का Hg का, मतलब मरकरी का। और मरकरी के बाद में आप लोग का नंबर आता है सिल्वर का। और सिल्वर के बाद में आप लोग का ओरम, इसी नंबर आता है आप लोग का सोने का, ठीक है। और सोने के बाद में आप लोग का Pt प्लैटिनम का नंबर आता है। तो क्या समझ में आया कि सक्रियता श्रेणी के अंदर सबसे ज़्यादा जो आप लोग को क्रियाशील एलिमेंट है वो आप लोग का कौन सा, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में कौन सा आता है, सोडियम। सोडियम के बाद में कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, ठीक है, लेड, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, Au और Pt। अब देखो आप लोग कॉम्बिनेशन बनाओ, कौन सी सर्वाधिक क्रियाशील एलिमेंट है और कौन से कम मध्यम क्रियाशील एलिमेंट है और कौन से सर्वाधिक कम क्रियाशील एलिमेंट है।
तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भाई आप लोग जिंक तक, ये जो है ना यहाँ से पोटेशियम से और एल्यूमिनियम तक, ये बेटा उच्च क्रियाशील एलिमेंट है। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी में उच्च क्रियाशील एलिमेंट है। फिर यहाँ से देखोगे आप लोग तो यहाँ से आप लोग का जिंक, फेरस, पीबी, हाइड्रोजन और इसके साथ आप लोग का यहाँ तक आप लोग का मरकरी तक, ये जो क्या है, ये मध्यम क्रियाशील है। क्या है ये? मध्यम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील एलिमेंट है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में ये मध्यम क्रियाशील है। ये वाले क्या है? तो ये उच्च क्रियाशील है, ये उच्च क्रियाशील है। और लास्ट में आप लोगों को जो बचेगा वो निम्न क्रियाशील एलिमेंट आप लोगों के बचने वाले। नेक्स्ट जो बचने वाले हैं Ag से Ag, ठीक है, Au और Pt, ये जो आप लोग के हैं ये मतलब कम क्रियाशील एलिमेंट है, सर्वाधिक कम क्रियाशील, जिसे आप लोग ये भी बोल सकते हो बेटा निम्न क्रियाशील है। ठीक है, निम्न क्रियाशील है। तो आप लोग को याद हुआ कि कौन से, इससे समझ में आया आप लोग को अच्छे ढंग से कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन मध्यम क्रियाशील है और कौन निम्न क्रियाशील हम लोगों का एलिमेंट्स है। ठीक है, ये जो आप लोग के उच्च क्रियाशील एलिमेंट है इनकी रिएक्शनें बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। मध्यम क्रियाशील जो है उनकी रिएक्शनें, जैसे आप लोग उच्च क्रियाशील की कहोगे कुछ सेकंडों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर इनकी रिएक्शन हो जाती है। मध्यम क्रियाशील की कुछ दिनों या कुछ सालों के अंदर ये रिएक्शंस कर पाते हैं। और यहाँ पे जो कम क्रियाशील है ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब और हम लोगों को बात समझ में आए। अब हम लोग जो सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे और सक्रियता श्रेणी में हम लोग धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे और उसमें पूरी की पूरी आने वाली है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ पीटूंगा। काशी के पोटेशियम, नाथ Na सोडियम, का Ca कैल्शियम, माली Mg मैग्नीशियम, आलू Al एल्यूमिनियम। ठीक है, आलू फीके पकाता है, Fe फेरस। ठीक है, पकाता है Pb है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कौन? Cu से कॉपर आता है, Hg आता है मरकरी, आगे Ag आता है, आओ Au ओरम आता है और पीटूंगा से या पिटो, इससे आएगा आप लोग का Pt प्लैटिनम। ये आप लोग की सक्रियता श्रेणी हो चुकी है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी को आप लोग अच्छे ढंग से कर लीजिए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। चलो अब हम लोग धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट में चला जाता है। आप लोग थोड़ा सा रिवीजन को अच्छे से देखना कि मैंने अब आप लोगों को पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। ये लो भाई, धातुओं का शुद्धिकरण या धातुओं का निष्कर्षण हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये लो, निष्कर्षण हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग को 3 प्रकार की मेटल के बारे में जांच करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग बेटा ये उच्च क्रियाशील है। पहले हैं हमारे उच्च क्रियाशील मेटल्स, बीच में आती है हम लोगों की मध्यम क्रियाशील है, ये आप लोग की। ठीक है, मध्यम क्रियाशील धातुएं लिखेंगे। ठीक है, और साथ में नीचे वाला जो लिखेंगे वो आप लोग लिखोगे तीसरे नंबर का निम्न क्रियाशील। निम्न क्रियाशील तीनों में हम लोग को बांटनी पड़ेगी इन मेटलों को, तब जाके ये टॉपिक आप लोग को आगे अच्छे से समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझे। अब उच्च क्रियाशील आप लोग की मेटल्स है, उच्च क्रियाशील मेटल है। अब उच्च क्रियाशील मेटल में जनरली आप लोग का, मैंने आप लोग को बताया था कि कौन कौन सा आएगा। या तो आएगा आप लोग का सोडियम और पोटेशियम आएगा, साथ में आप लोग का कैल्शियम आएगा और आप लोग का Al आएगा। ठीक है, ये देखो काशीनाथ का माली Mg भी लिख सकते हैं, माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा आप लोग का जरा फीके Pb पकाता है। ठीक है, जरा, ठीक है, फीके पकाता है। अब आप लोग ये कहोगे कि भाई कौन है, यहाँ पे कहोगे जरा फीके पकाता है, Pb पकाता है। Hg को तो आप लोग लिखोगे, आप लोग लिख सकते हो कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग Hg को भी इसमें लिख सकते हो और यहाँ पे लिखोगे आप लोग आगे आओ और पिटो। ये आप लोग की जनरली निम्न क्रियाशील है। अब आप लोग इसमें कहोगे जो उच्च क्रियाशील मेटल है ना, ये बेटा जनरली जो है इन्हें गर्म किया जाता है
और गर्म करके इनको शुद्ध कर लिया जाता है, गरम करके इनको शुद्ध कर लिया जाता है। अब ये जो आप लोग गरम करते हो, ठीक है, और गरम करके आप लोग मध्यम क्रियाशील को देखोगे एक, जिसे आप लोग शुद्ध, ये गलित अवस्था में होती है, मतलब आप लोग विद्युत अपघट्य विधि द्वारा इसको शुद्ध कर सकते हो। और कौन सी विधि लगा सकते हो, तो इसमें जनरली आप लोग जो लगा सकते हो वो विद्युत अपघट्य विधि लगा सकते हो। कौन सी विधि, विद्युत अपघट्य विधि, इसमें लगा सकते हो आप लोग। विद्युत अपघट्य विधि के द्वारा इनको आप लोग साफ कर सकते हो। लेकिन ये वाला है, ये या तो आप लोग का पाया जाएगा सल्फाइड अयस्कों के रूप में, या पाया जाएगा आप लोग का कार्बोनेट अयस्कों के रूप में। इसे क्या करोगे, इसको शुद्ध करने के लिए दो विधि का प्रयोग करोगे। एक तो प्रयोग करोगे पहला तो आप लोग की भर्जन विधि का, भर्जन का, और साथ में सेकंड आप लोग करोगे निस्तापन का, निस्तापन का। भर्जन और निस्तापन विधियों के द्वारा इनको क्लीन की जाती है। उसके बाद में बचती है ये वाली, और ये वाली जो बचती है ये जनरली प्रकृति में शुद्ध अवस्था में उपस्थित होते हैं। ये एलिमेंट जो है प्रकृति में शुद्ध अवस्था में उपस्थित होते हैं। कई बार ये जैसे चांदी है वो AgS के रूप में, सिल्वर सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड अयस्कों के रूप में उपस्थित होती है। कई बार मिलता है कि सल्फाइड अयस्कों के रूप में भी उपस्थित होती है। तो सल्फाइड अयस्कों पर कौन सी क्रिया लगती है, भर्जन। तो ये भर्जन के द्वारा आप लोग इसको क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, मतलब शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हो। चलो हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी। इसको आप लोग विद्युत अपघटने विधि के द्वारा शुद्ध कर सकते हो अगर शुद्ध अवस्था में नहीं है तो आप लोग ये यहाँ पे कह सकते हो कि भाई इसको आप लोग विद्युत अपघट्य, लेकिन ध्यान रखना गलित अवस्था में, ठीक है, धातुओं को गलाकर गलित अवस्था में ये विधि का प्रयोग किया जाता है। मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा कि विद्युत अपघट्य विधि क्या होती है और कैसे इससे शुद्ध किया जाता है। साथ में हम लोग सल्फाइड अयस्कों की भर्जन विधि पढ़ेंगे, कार्बोनेट अयस्कों की निस्तापन विधि भी पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग ये जो शुद्ध अवस्था में धातु पाई जाती है, जनरली अगर आप लोगों से पूछे कि निम्न अभिक्रियाशील धातु है तो आप लोग कह देना शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील तो आप लोग कह देना सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती है। ये जनरली आप लोग की उच्च क्रियाशील आप लोग की एलिमेंट है। तो ये विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा इसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी मेटलों को हम लोग शुद्ध करने वाले हैं। चलो तो हम लोग सक्रियता श्रेणी की पहली मेटल्स की ओर बढ़ते हैं, और पहली मेटल्स आप लोग की जो आती है धातुओं के निष्कर्षण में, वो हम लोग सबसे कम क्रियाशील को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। और कम क्रियाशील है वो आप लोग की है ये वाली, ठीक है। जनरली आप लोग मरकरी को भी लगभग सा इसी में भी गिन सकते हो आप लोग मरकरी से, क्योंकि मरकरी बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करती है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे AgS के बारे में देख लेते हैं, या फिर मरकरी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं निम्न क्रियाशील मेटल्स। चलो भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली, ठीक है। हम लोग पहले सर्वाधिक कम पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग मिडिल पढ़ेंगे, और मिडिल के बाद में हम लोग उच्च भी पढ़ेंगे। मतलब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले निम्न अभिक्रियाशील मेटल पढ़ेंगे। ये लो निम्न अभिक्रियाशील में जनरली क्या पाया जाता है कि बेटा ये जो आप लोग का या तो Hg भी लिख सकते हो, Ag लिख सकते हो, Au लिखते हो, ये निम्न अभिक्रियाशील मेटल्स है। मतलब ये बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, कुछ वर्षों के अंदर कुछ निम्न अभिक्रिया करती है, कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन करती है। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ Hg कह लूँ चाहे मैं Ag कह लूँ, ये जो आप लोग की Hg और Ag है ये जनरली प्रकृति में कई बार सल्फाइड अयस्कों के रूप में उपस्थित होती है। जैसे AgS के रूप सिल्वर सल्फाइड हो गया, ठीक है, और ये आप लोग का मरकरी सल्फाइड हो गया, ये सल्फाइड अयस्कों के रूप में उपस्थित होती है। और आप लोग को पता है कि सल्फाइड अयस्कों पे विधि लगाते हैं हम लोग भर्जन, ठीक है। ये भर्जन हम लोग या तो भर्जन कह दो, और भर्जन के बाद में आप लोग को कार्बन की उपस्थिति में इसको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। कार्बन की उपस्थिति में हम लोग को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो सल्फाइड अयस्कों की उपस्थिति में जैसे हम लोग इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो हम लोग भर्जन कहते हैं। तो भर्जन कौन सी विधि होती है, तो भर्जन हम लोग कहते हैं सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, मतलब वायु का मान ज़्यादा होता है, वायु की उपस्थिति में अधिक टेम्परेचर पर गर्म करने से ये ऑक्साइडों के रूप में बदल जाती है।
दोबारा से सुने, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। यहाँ पे आप लोग तापन भी लिख सकते हो, टेम्परेचर लिख सकते हो। वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ पे ये ऑक्साइडों के रूप में बदल जाती है। मतलब ये क्या है, तो ये मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड में बदल गया तो मरकरी ऑक्साइड हो गया, ठीक है, मरकरी का ऑक्साइड बन गया। और साथ में ये जो है SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इसी प्रकार हम लोग नीचे वाले में देखें कि बेटा इसकी अभिक्रिया भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ यदि करवाएं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वही आप लोग का तापन लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा आप लोग का AgO, सिल्वर ऑक्साइड, और साथ में SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब यदि हम लोग इसको संतुलित करना चाहें तो कर दो भाई, ठीक है। संतुलित करने में देखो ऑक्सीजन, देखो इधर आप लोग का 2 ऑक्सीजन है, इधर देखो 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। मतलब आप लोग इसको अगर आप लोग 3 लेते हो, ठीक है, इसको आप लोग 3 लेते हो तो अब 6 हो गया। मतलब इसको आप लोग 2 ले लो, इसको आप लोग 2 ले लो, इसको आप लोग क्या ले लो, 2 ले लो। तो 2H, देखो मरकरी यहाँ पे भी 2 है, मरकरी इधर भी 2 है। अब हम लोग सल्फर देखेंगे तो सल्फर इधर भी 2 है और सल्फर उधर भी 2 है। साथ में हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 6 है, ऑक्सीजन देखो 4 इधर है और 2 इधर है, 6। तो ये अभिक्रिया पूर्णतः क्या हो गई, संतुलित अभिक्रिया हो गई, ठीक है। HGS मतलब आप लोग का क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आप लोग का ऑक्साइड प्राप्त होगा और साथ में SO2 बाहर निकल जाएगी। जो प्राप्त ऑक्साइड है मतलब HgO जो ऑक्साइड है, इसको यदि आप लोग कार्बन के साथ या वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे, इसको अगर आप लोग बाद में भी गर्म करोगे तो गर्म करने से क्या होता है कि CO2 के रूप में गैस तो बाहर निकल जाती है और यहाँ पे आप लोग की शुद्ध मरकरी मेटल्स आप लोग की प्राप्त होती है यदि आप लोग इसको गर्म करते हो। तो ऐसे ही AgO को आप लोग गर्म करते हो, लो AgO को आप लोग गर्म करते हो कार्बन की उपस्थिति में, तो वही आप लोग की Ag शुद्ध मेटल प्राप्त हो जाती है और साथ में CO2 गैस बाहर निकल जाती है। मतलब कुल मिला के आप लोग को ये समझ में आया कि आप लोग की जो निम्न अभिक्रियाशील मेटल है ये जो है या तो ऑक्साइड के रूप में पाई जाएगी या जो आप लोग की सल्फाइड के रूप में पाई जाएगी। अगर ये सल्फाइड के रूप में पाई जाती है तो इसको वायु की उपस्थिति में अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दो और फिर जो आप लोग का ऑक्साइड प्राप्त होता है उस ऑक्साइड को आप लोग क्या कीजिए, ठीक है, और अधिक गर्म कीजिए और गर्म कीजिए, मतलब एक बार और गर्म कीजिए। इससे वो ऑक्साइड जो क्या है शुद्ध मेटल के रूप में बदल जाएगा और CO2 गैस के रूप में CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये होता है हमारा निम्न अभिक्रियाशील। या तो ये शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, इसकी जरूरत ही नहीं होती, अगर पाई जाती है कभी भी ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में तो आप लोग ये कर सकते हो। चलो हम लोगों का आ गया, हम लोगों ने पढ़ ली निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को हम लोग कैसे शुद्ध करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं प्रकृति में या तो मुक्त या शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, लेकिन कभी ये सल्फाइड और ऑक्साइडों के रूप में अगर पाई जाती है तो सल्फाइड अयस्कों का जो शुद्धिकरण है वो हम लोग भर्जन विधि के द्वारा कर देते हैं। और भर्जन विधि में क्या पाया जाता है, तो भर्जन विधि में हम लोग कहेंगे कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में बदल जाते हैं और ऑक्साइडों को पुनः गर्म करते हैं तो हम लोगों का शुद्ध मेटल प्राप्त होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को। ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में 2 प्रकार के आप लोग के पाए जाते हैं। एक तो आप लोग का पाया जाता है या सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाया जाता है, या फिर एक कार्बोनेट अयस्कों के रूप में भी पाया जाता है। एक तो सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाया जाता है, एक आप लोग का कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाया जाता है। अब सल्फाइड अयस्क की यदि आप लोग देखोगे तो सल्फाइड अयस्क पे कौन सी अभिक्रिया लगेगी, तो आप लोग कहोगे भर्जन लगेगी, और कार्बोनेट पे कौन सी लगेगी, तो ये आप लोग की निस्तापन लगेगी, निस्तापन लगेगी। एक पे आप लोग की भर्जन लगने वाली है और दूसरी पे आप लोग की निस्तापन लगने वाली है। भर्जन और निस्तापन में बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है कि भर्जन आप लोग कहोगे कि भाई ये सल्फाइड अयस्कों को यदि हम लोग जो है वो सीमित वायु की उपस्थिति में, एक तो भर्जन में तो आप लोग की इसमें वायु की उपस्थिति ज़्यादा होती है, इसमें वायु की उपस्थिति सीमित होती है, बाकी टेम्परेचर दोनों में ही हाई होता है और साथ में दोनों में ही आप लोग के कार्बोनेट पाए जाते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे देखो मध्यम अभिक्रियाशील मेटल्स में हम लोग एक मेटल्स लेते हैं और मेटल्स लेते हैं Zn। ये मैं Zn ले लिया। Zn या तो पाया जाएगा
ZnS के रूप में, जिंक सल्फाइड के रूप में, और यह पाया जाएगा आप लोग का ZnCO3 के रूप में, मतलब जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहली विधि पढ़ते हैं, और पहली विधि में हम लोग पढ़ते हैं बेटा वर्जन। तो वर्जन में आप लोग लिखोगे कि सल्फाइड अयस्कों को, ठीक है, ये सल्फाइड अयस्क का ZnS, इसको वायु की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि आप लोग अधिक तापमान पर गर्म करते हो, अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हो, तो यहाँ पे ये जो है वो ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा, मतलब ZnO के रूप में बदल जाएगा, और साथ में आप लोग की SO2 जो गैस है वो बाहर निकल जाने वाली है। तो हम लोगों ने अभिक्रिया से, देखो अभिक्रिया से ही आप लोग डेफिनेशन बनाना सीखो। ठीक है, याद करोगे भूल जाओगे। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने से वो ऑक्साइडों के रूप में बदल जाते हैं। प्राप्त ऑक्साइड को कार्बन के साथ, कार्बन की उपस्थिति में गर्म करने पर शुद्ध मेटल प्राप्त होती है। फिर आप लोग की वर्जन, तो यहाँ पे देखो वर्जन को, अब मैं इसको संतुलित भी कर देता हूँ। ऑक्सीजन वही देखो आप लोग, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, उधर ऑक्सीजन कितने 3 है, तो अगर मैं इसके आगे कितना लगा दूँ 3 लगा दूँ तो ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, उधर कितने 3, मतलब डबल करना पड़ेगा। अब आप लोग देखो इसके आगे भी आप लोग यदि 2 लगा देते हो, इसके आगे 2 लगा देते हो, इसके आगे 2 लगा देते हो, और यहाँ पे इसके आगे 2 लगा देते हो, तो ये अभिक्रिया पूरी तरीके से संतुलित हो गई। अगर आप लोग को ये अभिक्रिया संतुलित करना नहीं समझ में आता है, हिट एंड ट्रायल विधि मैंने नंबर 1 लेसन में बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो उधर जाके आप लोग देख लो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बार बार अगर देखेंगे तो हमारा टाइम खराब होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्जन को हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ, जिंक 2 है, जिंक इधर भी 2 है बेटा। सल्फर देखो तो सल्फर आप लोग के 2 है, इधर सल्फर कितने हैं 2 सल्फर है। ऑक्सीजन देखे 6 है, तो आप लोग का देखो तो 4 तो ये रहे, 2 दूनी का 4, और ये आप लोग के 6 हो गए, मतलब ये अभिक्रिया क्या होगी, वर्जन अभिक्रिया होगी। अब हम लोग साथ में एक और अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं निस्तापन। ये हम लोग निस्तापन पढ़ते हैं। ठीक है, अब निस्तापन में क्या होता है, ये जो निस्तापन वाले जो है कार्बोनेट अयस्कों को साफ करने की विधि है निस्तापन, मतलब आप लोग का कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाया जाएगा, मतलब ZnCO3 के रूप में। यहाँ पे जो वायु तो होती है, लेकिन बेटा यहाँ पे आप लोग यहाँ पे वायु नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लोग ताप ही लिखोगे। यहाँ पे जो वायु होती है ना, वो होती है आप लोग की सीमित वायु। कौन सी वायु होती है, सीमित वायु, मतलब कम से कम वायु की उपस्थिति में, शून्य के बराबर नगण्य वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जैसे इसको गर्म करते हैं तो ये ZnCO3 एक तो ZnO के रूप में टूट जाता है, और साथ में जो आप लोग का है ये CO2 के रूप में टूट जाता है, और ये अभिक्रिया संतुलित भी है। तो अगर आप लोग ये कहो कि भाई कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने से ऑक्साइडों के रूप में बदल जाते हैं, तो विधि निस्तापन। और अगर आप लोगों से पूछे कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक टेम्परेचर पर गर्म करें, तो कौन सी विधि, भर्जन विधि। चलो, तो ये आप लोग का भर्जन और निस्तापन हम लोगों का आ गया था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अगली, वो पढ़ने वाले हैं थर्मिट अभिक्रिया क्या है। बार बार इसका रिवीजन मारे तो आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया मध्यम अभिक्रियाशील मेटल का गुण है, ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में हम लोग उच्च अभिक्रियाशील पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग का लेसन कंप्लीट भी ये हो जाने वाला है। मतलब इस लेसन में मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया गया है, और धातुओं के बारे में। मध्यम क्रियाशील या अभिक्रियाशील आप लोग बोल सकते हो, अभिक्रियाशील बोल दो, चाहे क्रियाशील बोल दो, क्रियाशील बोल दो, क्रियाशील बोल दो। उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में और पढ़ लेंगे, मैं तुमको डिटेल से थोड़ा सा और पढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे आता है आप लोग का आयरन। ठीक है, देखो आयरन, अब आप लोग कहोगे कि आप लोगों को ये जो Fe2O3 जो है आप लोग का, ये आप लोग का क्या है, तो ये आप लोग कहोगे आयरन सेकंड ऑक्साइड। इसी का नाम है आप लोग का आयरन सेकंड ऑक्साइड। आयरन सेकंड ऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं। जनरली हम लोग इसको ही कहते हैं जंग बेटा, इसको क्या कहते हैं, जंग। ठीक है, लोहे पे जंग लगना। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछे कि भाई जंग लगे हुए लोहे का सूत्र क्या है, तो Fe2O3। इसकी अभिक्रिया यदि आप लोग एल्यूमिनियम मेटल के साथ करवा दें, Al के साथ करवा दें, तो Al के साथ करवाने पर क्या होता है कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है, मतलब
O3 के रूप में बदल जाता है और साथ में जो आप लोग की Fe मेटल है ये आप लोग की शुद्ध अवस्था के रूप में चली जाती है, Fe मेटल शुद्ध अवस्था में। तो अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये जो क्या करता है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो प्रयोग किया जाता है ये पटरी की दरारों को भरने में किया जाता है, पटरी की दरारों को भरने में किया जाता है, ठीक है, दरारें में इसका प्रयोग किया है, दरारें भरने में, और साथ में एनर्जी वो निकलती है। तो इस उष्मा के कारण क्या होता है, ये जो आप लोग की मेटल से पिघल जाती है और पिघल के दरारों के अंदर चली जाती है, और लोहे की जो आप लोग की पटरियाँ हैं वो दरारों के बीच में जाके, पटरियों की दरारों के बीच में जाके ये पूरी तरीके से क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। तो हम लोगों ने अब देख लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, Al2O3 हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको चाहे तो संतुलित और कर सकते हैं हम लोग। वर्जन अभिक्रिया की मैं डेफिनेशन बता दूंगा। देखो एल्यूमिनियम 2 है तो इसके आगे कितना लगाओगे, 2 लगाओगे। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो Fe2 है तो इसके आगे भी कितना लगाओगे, 2 लगाओगे, ये 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन आप लोग गिनो तो 3 ऑक्सीजन है, इधर भी आप लोग के 3 ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम 2 है, फेरस 2 है और साथ में आप लोग की एनर्जी बनेगी, उसमें बनेगी। तो आप लोग क्या कहते हो कि जो आप लोगों का आयरन होता है, आयरन सेकंड जो ऑक्साइड है इसकी अभिक्रिया यदि आप लोग एल्यूमिनियम धातु के साथ करवाते हो तो आप लोग का एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम सेकंड ऑक्साइड प्राप्त होता है। और इसी एल्यूमिनियम साथ में आप लोग को और क्या प्राप्त होगा, तो और ऊष्मा प्राप्त होगी, ठीक है, और क्या प्राप्त होगा, शुद्ध अवस्था में आप लोग का Fe प्राप्त होगा। तो यही एल्यूमिनियम सेकंड जो ऑक्साइड होता है ये पटरी की दरारों को भरने के काम में आता है। इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेम रिएक्शन है, थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में नेम रिएक्शनें बहुत पूछी जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, थर्मिट अभिक्रिया क्या है, संकलन अभिक्रिया क्या है, संयोजन किसे कहते हैं, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन हमें खूब पूछी जाती है। तो आप लोग क्या कहोगे भाई, आप लोग आयरन आप लोग का सेकंड ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवा दो तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध Fe प्राप्त हो जाएगा, साथ में अभिक्रिया में ऊष्मा भी प्राप्त हो जाएगी। इस अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये किसका था, मध्यम अभिक्रियाशील में आता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का हम लोग देखते हैं। अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल जो पढ़ने वाले हैं वो उच्च अभिक्रियाशील मेटल जनरली पढ़ने वाले हैं। और उच्च अभिक्रियाशील मेटल्स को हम लोग या तो विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा संतुलित करते हैं, जो कि ये गलित अवस्था में हमारी होती है। मैं आप लोग को साथ में आप लोग जो है अत्यधिक महंगी जो मेटल्स है, जैसे आप लोग का एल्यूमिनियम है, कॉपर है, Ag है, इन पे भी इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे जो अगली नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनीय विधि, विद्युत अपघटनीय विधि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विद्युत अपघटनीय विधि क्या होती है। चलो बेटा, धातुएं जो हमारी पृथ्वी के भूगर्भ से निकलती है, जनरली हम लोग इनके बारे में पढ़ने से पहले, हालांकि चलो हम लोग खनिज और अयस्क जो है वो बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, एक पात्र लिया बेटा, ये लो, ये आप लोगों ने कोई भी एक पात्र लिया, ये आप लोगों ने जनरली कोई भी एक पात्र लिया, विद्युत के कारण अपघटन होगा तो विद्युत अपघटनी हो जाएगी। ये पात्र लिया, पात्र में आप लोगों ने दो प्रकार की आप लोग की छड़ें ली, एक ली आप लोगों ने शुद्ध मेटल की और दूसरी ली आप लोगों ने अशुद्ध मेटल की। अब ये जो आप लोग की शुद्ध मेटल की आप लोग लोगे, ये बिल्कुल पतली लोगे, ये आप लोग की शुद्ध मेटल की कोई छड़ हो गई, ये शुद्ध मेटल की आप लोग की छड़ हो गई। जैसे आप लोग कॉपर की पढ़ते हैं, चलो हम लोग पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपर की विद्युत अपघटनी विधि, और यही एग्जाम में पूछी जाती है कॉपर के बारे में, कॉपर की। तो यहाँ पे जो ये वाली पतली छड़ है, ये वाली छड़ आप लोग की किसकी है, कॉपर की है। लेकिन कौन से कॉपर की है, तो आप लोग कहोगे शुद्ध कॉपर की है। मतलब आप लोग ये कह सकते हो इसके बारे में कि शुद्ध जो आप लोग की धातु की छड़ है, ये वाली आप लोगों की है शुद्ध धातु की छड़, ठीक है, शुद्ध कॉपर बोल दो चाहे इसको बोल दो शुद्ध धातु की छड़ है। साथ में आप लोग, अब आप लोग क्या करने वाले हो, धातुओं को, अशुद्ध धातुओं में से धातु निकालने वाले हो। तो आप लोग नेक्स्ट एक मोटी सी, ठीक है, छड़ लेने वाले हो, या फिर आप लोगों ने ऊबड़ खाबड़ ले ली, ये आप लोग की है अशुद्ध, ठीक है, ये आप लोग का अशुद्ध
कॉपर की है। तो ये आप लोगों की जो है वो अशुद्ध कॉपर की छड़ है, ठीक है, अशुद्ध धातु है। ये मैंने ले ली कि इसके बारे में ले लिया कि अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु है। अब इसको आप लोग बैटरी से जोड़ोगे। ये तो आप लोग का मैं ले लेता हूँ ऋणावेश है, मतलब ये आप लोग का ऋणायन है, ठीक है, और ये आप लोग का धनायन है। मतलब ये एक तो आप लोग का एनोड आएगा, इसे तो कहते हो आप लोग एनोड जनरली, और इसे आप लोग कहते हो कैथोड, ठीक है। इसको क्या कहते हो? कैथोड कहते हो। जनरली हम लोग क्या कहते हैं भाई, अगर धनायन है, ठीक है, धनात्मक इलेक्ट्रोड है तो उसे हम लोग किसके एनोड के नाम से जानते हैं, और ऋणायन अगर इलेक्ट्रोड है तो उसे हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। अब इसको क्या कर दो, एक बैटरी के साथ संयोजित कर दो, ठीक है। ये लो मैं एक बैटरी के साथ इसको संयोजित कर देता हूँ। ये आप लोग का ऋणात्मक सिरा है और साथ में ये आप लोग का धनात्मक सिरा है, और ये आप लोग की बैटरी है, और साथ में आप लोग कुंजी भी लगा दो, के कुंजी लगा दो, और ये आप लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये आप लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या, और साथ में इसके अंदर विद्युत अपघट्य भी लेना है आप लोगों को, ठीक है। विद्युत अपघट्य का यूज क्या होता है, तो विद्युत अपघट्य में ये जो अशुद्ध धातु है पूर्णतः घुल जाती है, जिसके कारण हम लोग जनरली विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग का विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो विद्युत अपघट्य होता है बेटा लवण संबंधित, जिस धातु को आप लोग शुद्ध कर रहे हो उस धातु से संबंधित आप लोग का लवण है। जैसे यहाँ पे यदि हम लोग Ag को शुद्ध कर रहे होते तो यहाँ पे AgSO4 मतलब सिल्वर सल्फेट लेते, यहाँ पे अगर हम लोग कॉपर को शुद्ध कर रहे हैं तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं हम लोग, जलीय विलयन, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था गलित अवस्था में क्लीन किया जाता है इसको। तो जनरली ये जो आप लोग का भरा हुआ है, इसके अंदर जो आप लोग का लिक्विड भरा हुआ है वो भरा हुआ है आप लोग का कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका विलयन? कॉपर सल्फेट का विलयन। अगर आप लोग इसको सही समझोगे, CuSO4 जो कि क्या है, एक लवण है, इसका आप लोगों ने जलीय विलयन इसके अंदर भर रखा है। जैसे आप लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे तो ये जो कॉपर है इसके अंदर में अशुद्ध कॉपर है, अशुद्ध कॉपर है, तो इसके अंदर से Cu+2 आयन निकलेगा, ठीक है। ये लो मैं ये लिख देता हूँ, Cu+2 आयन होता है, ठीक है। और यहाँ से भी आप लोग का इससे सारे के सारे मतलब ये सबसे पहले क्या होगी, यदि आप लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये पूर्णतः इस विद्युत अपघट्य के अंदर मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन को आप लोग क्या बोलोगे, तो यहाँ पे किसका कार्य करेगा, तो विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। ये विद्युत अपघट्य के अंदर ये पूरी की पूरी तरह घुल जाएगी, और पूरी तरह घुल जाएगी तो फिर इसमें से जो आप लोग की शुद्ध मेटल है, ये आप लोग की शुद्ध जो धातु की छड़ है इसके ऊपर जाके चिपक जाएगी। इसके ऊपर जाके ये जो अणु है ये आप लोग के चिपक जाने वाले हैं। ये लो इसके ऊपर जाके शुद्ध मेटल के जो अणु है वो चिपक जाने वाले हैं, मतलब शुद्ध मेटल एक तरफ होती जा रही है, और साथ में इसके अंदर से जो आप लोग की अशुद्धि बच गई थी वो अशुद्धि एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है। देखो ये अशुद्धि मतलब एक्स्ट्रा जो आप लोग का मिट्टी पत्थर रेत जो है वो इसके नीचे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये घुल जाता है पूरी तरीके से, इसके नीचे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हीं अशुद्धियों को आप लोग एनोड पंख के नाम से जानते हैं, क्योंकि एनोड के नीचे हैं तो इन्हें आप लोग एनोड पंख कह दो, चाहे इन्हें आप लोग अधात्री पदार्थ कह दो, अधात्री, ठीक है, पदार्थ हैं। तो आप लोग की ये जो आप लोग का Cu+2 आयन है ये धीरे धीरे शुद्ध कॉपर का आयन है, और इस शुद्ध कॉपर का आयन इसकी ओर बढ़ता हुआ इसके क्या होता है, जाके चिपक जाता है। इस प्रकार ये आप लोग को पता है यसदलेपन सुना होगा आप लोगों ने कि लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर हम लोग कॉपर की परत चढ़ा देते हैं, तो वो परत ऐसे ही चढ़ाई जाती है। मतलब ये आप लोग की शुद्ध मेटल होती है और साथ में आप लोग इसके ऊपर जो है वो अशुद्ध कॉपर की प्लेट का प्रयोग करके इसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो इस विधि को हम लोग जनरली विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लो क्या करोगे भाई, आप लोग की एक तो आप लोग को शुद्ध मेटल, जिस भी मेटल को शुद्ध करनी है वो शुद्ध मेटल की एक पतली सी छड़ लोगे, उसको लगाओगे आप लोग ऋणायन पे मतलब कैथोड पे, और एक आप लोगों ने अशुद्ध धातु का पिंड ले लिया, बड़ी छड़ के रूप में पिंड ले लिया, जिसे आप लोग इस पे अप्लाई करोगे, एनोड पे अप्लाई करोगे, धनायन पे। अब इसके अंदर जो जलीय विलयन के रूप में क्या भरोगे, तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य के रूप में आप लोग कॉपर सल्फेट भरोगे। Ag को शुद्ध करना होता तो AgSO4 भर देते, भर दिया। अब क्या होगा, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये पूरी की पूरी इस जलीय अपघट्य के अंदर घुल जाएगी।
घुलने के बाद में देखो जो अशुद्धियाँ हैं वो तो नीचे आ जाएगी, और जो आयन है, क्योंकि विद्युत क्या करता है जनरली किसी को आयनों के रूप में तोड़ देता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना कि NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो Na+ आ जाएगा और Cl- आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो आप लोग की विद्युत धारा है इस कॉपर को आयनों के रूप में तोड़ देगी। जो ये आयन है ये जाके शुद्ध मेटल्स के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो आप लोग की शुद्ध मेटल एक साइड हो गई, मतलब ये आप लोग की, ठीक है, इसके ऊपर चिपक जाएंगे पूरी के ऊपर जाके, और जो आप लोग की अशुद्धियां हैं वो नीचे जाके इकट्ठी हो जाएगी। इस किसके नीचे, एनोड के नीचे जाके इकट्ठी हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं जनरली एनोड पंख। ये हम लोगों ने पढ़ी कॉपर की विद्युत अपघटनी विधि। समझ में आई? तो लाइक तो बनता है यार, ठीक है। जितने लोग देखते हैं इन वीडियो को उतने लोग तो कम से कम लाइक करें और शेयर करें अपने किसी ऐसे भाई के पास जिनको वास्तव में पढ़ना चाहता है लेकिन चीज़ें नहीं मिल पा रही है। चलो भाई, ये लेसन कसम, ठीक है, इस लेसन ने कसम खा ली है कि मैं तुमको समझ में आ ही जाऊंगा। अब हम लोग साथ में पढ़ते हैं संसारण। हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ता है इसका संसारण। संसारण का मतलब होता है कि धातुएं जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, धातुओं पे जंग लगता है और धातुएं खत्म हो जाती है, धातुओं का क्षरण हो जाता है। तो आप लोग क्या कहोगे, लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में यदि हम लोग धातुओं को खुला छोड़े तो धीरे धीरे धातुएं जो होती है धातुओं में क्षरण होने लगता है, ठीक है, धातुएं गलने लगती है। इस प्रक्रिया को हम लोग जनरली संसारण कहते हैं। और इस संसारण से बचने के लिए मैंने आप लोग को बताया, यदि धातुओं को या तो ग्रीस लगा दो, ग्रीस या तेल का प्रयोग कर दो, या फिर उस पर पेंट कर दो, या फिर यसद लेपन अभी मैंने बताई थी, इस प्रक्रिया के द्वारा उस पर किसी दूसरी मेटल्स की परत चढ़ा दो जो कि बहुत कम क्रियाशील है, तो वो क्रिया नहीं करेगा। जनरली अगर यही प्रक्रिया आप लोग दोहराओगे तो धातुएं जो है वो बचाई जा सकती है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई पहला हम लोग पढ़ते हैं धातु संसारण में, भाई लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये कौन सी प्रक्रिया है। साथ में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, भाई आप लोग की जो चांदी की वस्तुएं हैं, चांदी की जो वस्तुएं हैं ये काली पड़ जाती है, काली पड़ी जाती, ठीक है, काली हो जाती है। और साथ में हम लोग कहते हैं कोपर पर हरी परत चढ़ जाती है, हरी परत। ऐसा क्यों होता है और क्या इनके फॉर्मूले हैं वो हम लोग देखते हैं। एक संसारण के एग्जाम्पल है, आप लोग क्या करो, आयरन की छड़ को, ठीक है, आयरन को, ये मैं आप लोगों से कहता हूँ Fe को आप लोग किसकी उपस्थिति में, तो एक तो वायु की, जल की उपस्थिति में, और दूसरा वायु की उपस्थिति में यदि खुला छोड़ दोगे, ठीक है, लंबे समय तक, मतलब कुछ आप लोग अवधि की बात करोगे, ठीक है, अवधि लंबे समय तक खुला छोड़ोगे तो ये लोहा जो है वो Fe2O3 के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आयरन ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा और इसे कहते हैं हम लोग जंग, ठीक है, ये जंग। लोहे पे कौन सी परत चढ़ती है, तो लोहे पे परत चढ़ती है भूरी, मतलब जंग का कलर जो है आप लोगों का, ये आप लोगों का कलर कौन सा है, भूरा कलर है, भूरे कलर की परत चढ़ जाती है। जनरली हम लोगों ने देखा थर्मिट अभिक्रिया में हम लोगों ने इसका प्रयोग एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करा के और पटरी की दरारों को भरने में कर लिया था, कितना अच्छा यूज है। चलो अब हम लोग चांदी की वस्तु है, ये जो चांदी है ये वायु की उपस्थिति में, हमारे वायुमंडल में SO2 गैस भी है, SO2 गैस की उपस्थिति में ये जनरली क्या बना लेती है, AgS बना लेती है। आप लोगों ने देखा है सर, आप लोग की जो मध्यम अभिक्रिया, निम्न अभिक्रियाशील मेटल थी उसमें हम लोगों ने चांदी को पढ़ा था, और चांदी के या तो सल्फाइड अयस्कों के रूप में बदलती है या ऑक्साइड अयस्कों के रूप में बदलती है। तो ये चांदी सल्फाइड अयस्कों के रूप में बदल जाती है किसकी उपस्थिति में, तो SO2 और O2 की उपस्थिति में बदल जाती है। और ये जो कौन सी परत होती है, तो ये काली परत होती है, ठीक है, काली परत इसके ऊपर चढ़ जाता है। हमारे गले में पड़ी हुई माला कभी कभी काली हो जाती है, उसका रीजन ये होता है। नाम क्या है, तो इसका नाम है सिल्वर सल्फाइड के रूप में। तो हम लोग इसी वजह से कहते हैं कि चांदी पर काली परत चढ़ जाती है। और साथ में कॉपर, तो ये कॉपर क्या होता है, Cu आप लोग का कॉपर होता है। कॉपर किसकी उपस्थिति में, एक तो आप लोग का वायु तो होती है वायुमंडल में, और साथ में CO2 भी उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उपस्थित होती है। तो इन दोनों की उपस्थिति में बना लेता है CuCO3, इसे हम लोग कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। ध्यान रखें, इसे इम्पोर्टेंट मामला है। और इसका रंग जो होता है वो होता है हरा
हरा रंग, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो आप लोग कहोगे ये जो है हरे रंग की परत है, ये काले रंग की परत है, ये भूरे रंग की परत है। मैं तीनों के तुम्हारे रिएक्शन से एग्जांपल्स नहीं चलते, सिर्फ इतना सा चलता है कि भाई लोहे पे भूरी परत चढ़ जाती है, चांदी पे काली चढ़ जाती है और कॉपर पे जो है हरी परत चढ़ जाती है। लेकिन मैंने आप लोग को इनके विथ एग्जाम्पल समझाए तो आप लोग को ये मूल चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों ने जब सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी तो उससे पहले हम लोग दो छोटी छोटी बातें भूल गए थे, और वो बातें थी हमारी कि भाई खनिज क्या है और साथ में अयस्क क्या है, और इसी के साथ हमारे लेसन को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई खनिज तो क्या होते हैं, और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे कि भाई अयस्क क्या होते हैं। अयस्क क्या होते हैं, तो हम लोग एक तरीके से मैं आप लोगों से ये कहूँ ना कि दोनों एक ही चीज़ है। तो आप लोग कहोगे सर फिर खनिज की परिभाषा अलग क्यों होती है, अलग खनिज को अलग क्यों गिना जाता है। देखो जरा गौर करो, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ ये आप लोग की पृथ्वी है, और पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले गए, ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले गए, ठीक है, निकाले गए पदार्थ कह दो आप लोग, चाहे आप लोग पदार्थ कह दो, चाहे बेटा आप लोग तत्व कह दो, येलो एलिमेंट कह दो, चाहे कंपाउंड कह दो, मतलब यौगिक कह दो। तो हम लोग कहेंगे पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले गए पदार्थ, तत्व या यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहलाते हैं। ये आप लोग को यौगिकों को खनिज कहते हैं, को खनिज कहते हैं। या फिर साथ में हम लोग ये जो यौगिक पदार्थ होते हैं, ये कौन से पदार्थ होते हैं, तो ये प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ जो चीज़ें हमें पृथ्वी देती है, जो पदार्थ हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, तो प्राकृतिक पदार्थ कहलाते हैं। तो पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाले, परिभाषा बोले तो कुछ इस प्रकार बना सकते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ, यौगिक या तत्व क्या कहलाते हैं, तो खनिज कहलाते हैं। खनिज का मतलब ये है कि जैसे आप लोग को कहीं पे कोई निम्न मात्रा में भी आप लोगों को कोई मेटल्स मिल गई तो खनिज है। लेकिन होता क्या है कि मैं आप लोगों से नीचे बात करता हूँ, नीचे इसकी भी डेफिनेशन इसी प्रकार की, लेकिन क्या अंतर आता है, मैं आप लोगों से कहता हूँ वही आप लोग लिखोगे पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के किससे, भूगर्भ से, भूगर्भ से निकाले गए प्राकृतिक पदार्थ, ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ। अब आप लोग की यहाँ तक तो ये किसकी परिभाषा होगी, ये परिभाषा होगी खनिज की, प्राकृतिक पदार्थ। अब यहाँ पे लिखेंगे जिनमें ठीक है, किसी विशेष धातु की अधिकता हो, कि जिसमें किसी विशेष धातु की क्या हो, अधिकता हो। अधिकता को आप लोग प्रचुरता भी कह देते हैं ना, प्रचुरता हो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, किसी विशेष धातु की प्रचुरता हो जिसके दोहन से, ठीक है, जिसके दोहन से अत्यधिक लाभ हो, जिसके दोहन से अत्यधिक लाभ हो, वे प्राकृतिक पदार्थ, वे प्राकृतिक जो पदार्थ है आप लोगों के, वो आप लोग के क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। बात समझ में आई सर? कहीं निकली चांदी, जैसे आप लोगों ने उदयपुर का नाम सुना होगा, जावर खान है उदयपुर में चांदी की। देखो चांदी बहुत जगह निकलती है, लेकिन हम लोग उदयपुर खान को क्यों जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे चांदी बहुतायत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अतः हम लोग कहेंगे उदयपुर खान में खनिज नहीं, ठीक है, खनिज की जगह क्या निकलता है, अयस्क निकलता है। और जैसे हम लोगों ने ये कह दिया कि हमारे यहाँ पे किसी जगह पे चांदी मिलने के अवशेष है, मतलब बहुत कम मात्रा में चांदी मिली है, तो हम लोग गिन सकते हैं कि हमारे इस गाँव के अंदर ये खनिज प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर बहुत बड़ी चांदी की खान अगर मिले तो हम लोग कहेंगे चांदी के भंडार प्राप्त हुए हैं, और चांदी के भंडार में निकलने वाली चांदी की विशेष मात्रा ज़्यादा होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। तो ये आप लोग का अयस्क आ गया, ये आप लोग का खनिज भी आ गया। और साथ में हम लोग इसमें कई बार पूछ लेता है कि एनोड पंख क्या होते हैं, तो विद्युत अपघटनी विधि में मैंने आप लोग को बताया था, विद्युत अपघटनी विधि में विद्युत अपघट्य
में जो अशुद्ध धातु है घुलने के पश्चात उसमें जो रेत कंकड़ पत्थर जो आप लोगों के, ठीक है, एनोड के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें हम लोग एनोड पंख कहते हैं, अधात्री पदार्थ कहते हैं या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसी के साथ ये लेसन तो आप लोग का कंप्लीट होता है। आगे वाला लेसन मैं डालूँ, आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि कौन से लेसन में आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो मैं उस लेसन का आप लोग का रिवीजन कर दूंगा। और मुझे ये भी बताएं साथ में कि भाई मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के अंदर जो है डैश वर्क का हल या डालू प्रोवाइड करवाऊँ आप लोग को, अगर ज़रूरत हो तो। जिन बच्चों की मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उन लोगों के लिए यदि डैश वर्क को भी आप लोग अच्छे ढंग से निकाल लेते हो तो आप लोग के 50-60 नंबर वहीं से आ जाते हैं। और जिन लोगों की मैथ अच्छी है उनका आप लोग डैश वर्क की सहायता से बेटा आप लोग रिवीजन किया करो, क्योंकि आप लोग किसी सवाल को बार बार जब रिवीजन करते हो तो वो जितना अच्छा हो जाता है, ठीक है, जितना बार आप लोग उसका रिवीजन करते हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास को हम लोग ऑफ करते हैं। और साथ में मेरे पास एक मोटिवेशनल स्पीच और है, मतलब मोटिवेशनल कोट और है, ठीक है, वही जो परिंदों को मंजिल मिलेगी, ठीक है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यकीनन उनके खुले हुए पर बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके खुले हुए पर बोलते हैं अक्सर, ठीक है, अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर इस ज़माने में बोलते हैं, जिनके ज़माने में क्या बोलते हैं, हुनर बोलते हैं। एक बार आप लोग फिर से सुने कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके खुले हुए पर बोलते हैं, ठीक है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके खुले हुए पर बोलते हैं। और आगे हैं, ठीक है, वे लोग अक्सर, अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी